हेलो दोस्तों, चलिए लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। चलिए आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो बस मैं लास्ट क्लास में एक चीज़ बतानी मुझे आपको रह गई थी, वो ये कि जैसे कि मैंने आपको इंटीजर्स को ऐसे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो में क्लासीफाई करके दिखाया था, लेकिन इंटीजर्स को आप दो और टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है ऑड नंबर्स, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे विषम संख्या, और दूसरा होता है इवन नंबर, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे इसको सम संख्या। चलो मैं लिख ही देता हूँ, विषम संख्या और इसका सम। अब देखो इनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। ओके, वो बता दो। जैसे कि पहला लिखो, अगर आप किसी ऑड नंबर में एक इवन नंबर ऐड कर दो तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ऑड होगी। चाहे आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं एक ऑड नंबर लेता हूँ, एक इवन नंबर लेता हूँ। ऑड नंबर ले लिया मैंने 3 और एक इवन नंबर ले लिया मैंने 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 3 + 2 क्या आ रहा है 5। देख लो, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू हमेशा ऑड रहेगा। चाहे ये एग्जांपल हो गया, आप अपनी तरफ से कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 1 + 4 5 हो गया, ज़रूरी नहीं 5 ही है, ऐसे ले सकते हो। जैसे कि 9 + 2 11, 9 ऐसे 11 + 4 15 हो गया। ऐसे कोई भी ऑड नंबर में आप इवन नंबर ऐड करो तो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। ओके, चलो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ऑड में इवन नंबर ऐड ही कर रहे हो, अगर आप ऐसे अगर एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को आप आपस में माइनस भी कर दो, मैं लिख के बताया था, जैसे कि मैं ऑड नंबर में से एक इवन नंबर माइनस कर देता हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इवन नंबर में से एक ऑड नंबर माइनस कर दो, तब भी जो आंसर आएगा वो हमेशा एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या होगी। चाहे तो करके देख लो, मैं एक ऑड नंबर ले लेता हूँ 5 और उसमें से एक इवन नंबर माइनस कर देता हूँ, जैसे मैंने 2 कर दिया, तो आंसर कितना आएगा? देखो 3 आ गया। 3 एक ऑड नंबर होता है। अगर मैं जैसे कि इवन नंबर में से एक ऑड नंबर ही माइनस कर दूँ, जैसे कि 4 में से मैं 1 माइनस कर दूँ, 4 एक इवन नंबर है और 1 एक ऑड नंबर है। हाँ, एक्चुअली सॉरी मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि मतलब कि मैंने पहले बता दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो इवन नंबर होते हैं वो हमेशा 2 के मल्टीपल होते हैं, और जो ऑड नंबर होते हैं वो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। मतलब कि इवन नंबर वो जो जैसे कि जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, जो 2 के टेबल में आए। या फिर आप अगर कोई बड़े से बड़ा नंबर आ जाए जो कि आपको ये पता करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि वो 2 का मल्टीपल है या नहीं, तो बस आप उसकी लास्ट डिजिट देख लो, जो भी बड़े से बड़ा नंबर है, अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो एक इवन नंबर होगा। अगर कोई सा भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 6 4 या 8 नहीं है, इसके अलावा जैसे कि 1 5 7 9 ये है, 1 5 भी हो सकती है, हाँ शायद 5 बहुत, तो वो एक ऑड नंबर हो गया। ओके, अब एक ऑड नंबर जो कि 2 का मल्टीपल नहीं होता, उसमें अगर आप इवन नंबर ऐड करोगे तो एक ऑड नंबर आ जाएगा, और एक ऑड नंबर में आप एक इवन नंबर माइनस करोगे तो भी एक ऑड नंबर आ जाएगा। ओके, चलो, ज़रूरी नहीं मतलब कि माइनस कहीं भी हो सकता है, आप इवन में से ऑड को माइनस कर दो या ऑड में से इवन को, आंसर हमेशा ऑड नंबर आएगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। चलो, बस ये छोटी सी बात, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास से काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, इसलिए बस थोड़ा पेशेंस मार के देखिएगा। ओके, चलो, अब ये आपने देख लिया, अगर 2 अलग अलग हो गए, पहला और दूसरा इवन और ऑड इवन हो गए, अगर दोनों सेम हैं, जैसे कि अगर मैं एक ऑड नंबर में एक ऑड नंबर ही ऐड कर दूँ तो क्या आएगा? तो देखो इसका आंसर हमेशा इवन आएगा, हमेशा इवन आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पहला ऑड नंबर मैंने लिया 5 में 3, दोनों ऑड नंबर से, दोनों की 2 के मल्टीपल नहीं है, ऐड कर दिया तो देखो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 2 का मल्टीपल होता है। ओके, जैसे कि मैं ले लूँ 1 + 7, ये भी 8 हो गए, चलो 7 रहने दो। आप ये दो 1 + 9 ले लो, दोनों ऑड नंबर से 2 के मल्टीपल नहीं है, तो देखो ये 10, और देखो ये 8 और 10 दोनों ही 2 के मल्टीपल है, और ये दोनों ऑड नंबर्स, और इनको ऐड करने पे एक इवन नंबर आ रहा है। ज़रूरी नहीं है अगर आप प्लस ही करो,
प्लस माइनस, अगर आप ऑड में ऑड नंबर जोड़ रहे हो या ऑड नंबर घटा रहे हो तब भी आंसर इवन ही आएगा। ओके, चाहे ऑड में ऑड जोड़ लो तब इवन आएगा या ऑड में ऑड घटा लो तब भी इवन आएगा। चाहे मैं करके दिखा देता हूँ। 5 माइनस 3 कितना होता है, ये देखो ये होगा 2, और 1 माइनस 9 कितना होगा, देखो ज़रूरी नहीं है कि, वैसे तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस का भी, वैसे माइनस के साइन को मत देखो, खाली आप नंबर देखो। नंबर क्या होगा, माइनस का 8, वो भी ऑड नंबर होगा। चलो आप ऐसे देख लो भी, 9 माइनस 1 वो क्या होगा, देखो 8, ये क्या है, ऑड नंबर। कहने का मेरा मतलब ये था, मैं आप फिर से बोल देता हूँ, चाहे आप ऑड में ऑड नंबर ऐड कर रहे हो तो हमेशा इवन आएगा, चाहे आप ऑड में ऑड नंबर माइनस कर रहे हो तब भी आंसर इवन आएगा। चाहे यहाँ से देख लो, देखो 5 और 3 ऑड नंबर होते, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, आंसर इवन आ रहा है। 5 और 3 दोनों ऑड नंबर होते, दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ आपस में, तो आंसर एक इवन नंबर, 2 एक इवन नंबर होता है। 1 और 9 ऑड नंबर्स होते हैं, उनको मैं प्लस कर रहा हूँ तो आंसर 10 आ रहा है, 10 एक इवन नंबर होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब अगर देखो, अब अगर मैं इवन नंबर में एक इवन नंबर ही प्लस माइनस कर रहा हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, तब भी हमेशा एक इवन नंबर आएगा। चाहे आप करके देख लो, जैसे 2 + 6 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। जैसे कि देख लो 8 माइनस 4 कितना आ रहा है, देखो 2। देखो ये दोनों, ये 2 और 6 दोनों ही इवन नंबर्स हैं। अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो आंसर 8 आ रहा है, 8 भी एक इवन नंबर है। ओके, नंबर। ओके, और देखो ये 8 और 4 दोनों इवन नंबर है, अगर मैं इनको आपस में माइनस कर रहा हूँ तो भी आंसर एक इवन नंबर आ रहा है। ओके, चलो अब देखते हैं। अब देखो, अगर मैं ऑड नंबर की मल्टीप्लाई एक ऑड नंबर में कर दूं तो क्या आएगा वैल्यू, बताओ। देखो सिंपल है, अगर कोई सा भी नंबर 2 का मल्टीपल हो गया तो वो एक इवन नंबर है। देखो ना तो दो मतलब कि ऑड नंबर में 2 तो होता ही नहीं है। ऑड नंबर वो तभी ऑड है जब उसमें 2 है ही नहीं। मतलब कि जितने भी मैंने ऑड नंबर्स के एग्जांपल लिए वो 2 के मल्टीपल नहीं होते ना, तो मतलब कि ना तो इसमें 2 है ना इसमें 2 है, तो मतलब कि जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा उसमें भी 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑड नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं ऑड नंबर में कर दूं तब भी आंसर हमेशा ऑड नंबर आएगा। ओके, चलो अब देखो, अब अगर मैं एक इवन नंबर की मल्टीप्लाई एक ऑड नंबर में कर दूं तो आंसर क्या आएगा। देखो आप खुद सोच सकते हो, देखो इस इवन नंबर में 2 होगा, इसमें नहीं होगा, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसमें 2 ज़रूर होगा। कहाँ से आएगा, यहाँ से आ गया। तो मतलब कि अगर एक भी 2 का फैक्टर हो गया उस नंबर में तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा इवन नंबर। ओके, चलो अब बस एक लास्ट केस, अगर एक इवन नंबर की मल्टीप्लाई एक इवन नंबर में कर दी जाए तो क्या होगा। देखो ये तो सबसे इजी बात ये हो गई, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब जो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसमें भी 2 होगा, इसका मतलब वो भी एक इवन नंबर होगा। चाहे तो एग्जांपल ले लो, देखो 2 की 5 में मल्टीप्लाई कर लो 10 आएगा, है ना। 6 की 3 में मल्टीप्लाई कर लो 18 आएगा, इवन नंबर होता है ना। और देखो ये तो 2 × 4 8 होता है, इवन नंबर हो गया, है ना। चलो देख लो एक बार, मैं एक बार फिर से आपको ये समझा देता हूँ मैंने क्या बताया। देखो जितने भी या तो इंटीजर्स ले लो, उसको आप 2 पार्ट्स में और क्लासीफाई कर सकते हो। पहला होता है ऑड नंबर, ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं होता, और एक होता है हमारा इवन नंबर, ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है। ओके, देखो अगर मैं देखो ऑड में इवन जोड़ूँ या ऑड में इवन जोड़ूँ या घटाऊँ, ऑड नंबर और इवन नंबर को आपस में प्लस माइनस कर रहा हूँ तो हमेशा एक सॉरी तो हमेशा एक ऑड नंबर आ रहा है। ओके, चलो, और अगर मैं दोनों नंबर्स ऑड ले रहा हूँ और फिर प्लस माइनस कर रहा हूँ तो हमेशा एक इवन नंबर आ रहा है। अगर मैं दोनों नंबर इवन लेके प्लस माइनस कर रहा हूँ तो भी हमेशा इवन नंबर आएगा। और अब ये देख लो, ये मल्टीप्लाई वाला केस, अगर मैं ऑड में ऑड की मल्टीप्लाई कर दूँ ऑड नंबर, इवन में ऑड की मल्टीप्लाई कर दूँ इवन नंबर, इवन में इवन की मल्टीप्लाई कर दूँ इवन नंबर। ओके, चलो अब मैं रब कर देता हूँ इसे। सॉरी, चलो बस अब यही कंसेप्ट था। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलो
सॉरी, क्वेश्चन लिखो। इफ n is a natural number then under root n is okay, पहला ऑप्शन ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, दूसरा ऑप्शन ऑलवेज अ रैशनल नंबर, सी ऑप्शन ऑलवेज एन irrational number, और डी ऑप्शन ईदर नेचुरल नंबर और एन irrational नंबर। चलो बताओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वही 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स और जो अनंत तक जाते हैं। ओके, अब और पूछ मतलब कह रहा है कि अगर n एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा? हमेशा नेचुरल नंबर होगा, हमेशा रैशनल नंबर होगा, हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा, या तो नेचुरल होगा या इर्रेशनल होगा। आपके हिसाब से कौन सा सही है? देखो जिसका आंसर ऑप्शन डी है वो सही है। अब देखो कैसे, देखो अब हर किसी को पता होगा कि अंडर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया। लेकिन देखो अगर जैसे कि अंडर रूट के अंदर 4 आ गया तो इसकी वैल्यू तो 2 होती है। अब देखो 2 तो रैशनल नंबर होता है। अब देखो ये सारे ये देखो √2 और √3 तो इर्रेशनल है और ये √4 रैशनल नंबर हो गया। और देखो n क्या बोला? एक नेचुरल नंबर बोला। तो देखो नेचुरल नंबर अगर जैसे मैं √1 से भी ले लूँ तो √1 की वैल्यू 1 ही होती है ना। तो देखो अगर जब देखो मैंने रूट के अंदर सारे नेचुरल नंबर डाले, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, तो देखो इर्रेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं। देखो ये जो है ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं और ये दोनों और ये रैशनल नंबर्स हैं। तो देखो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता। देखो ये दोनों इर्रेशनल हो गए इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और देखो ऑलवेज अ रैशनल नंबर, हमेशा रैशनल नंबर, ये मतलब कि 1 और 2 ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बनेगा। इर्रेशनल नंबर्स भी होते तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर मतलब कि हमेशा थोड़ी इर्रेशनल नंबर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होते हैं नेचुरल नंबर्स में, वो भी रूट के अंदर आएंगे तो वो एक बाहर एक रैशनल नंबर बनकर आएगा। तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमेशा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओके चलो देख लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन CDS 2016 में पूछा गया था। ओके क्वेश्चन है इफ n² - 33, n² - 31 and
n square minus 29 are prime numbers then what is the number of possible values of n? Sorry. Where n is an integer. ओके, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। चलो एक बार ट्राई करो। ओके देखो, क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या रहा है कि n स्क्वायर माइनस 33 एन और कॉमा n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29, ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो n के कितने मान संभव है अगर n एक पूर्णांक है। ओके चलो देखो, अब बस आपको देखो n की वैल्यूज़ पता करनी है कितनी आ सकती है। अब देखो, कोई देख पा रहा हो, मतलब कि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 को अगर आप प्राइम नंबर्स में बना दो और प्राइम नंबर्स है तो n की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, तो ये आपको अंदाजे से सोचनी पड़ेगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बस प्राइम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ओके देखो, अगर आप ध्यान दो तो देखो, ये n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29, ये जितने भी नंबर हैं ये आपको एक AP में दिखाई नहीं दे रहे। मतलब कि अगर आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो क्या आएगा, देखो प्लस का 2 आएगा, और इसमें n स्क्वायर माइनस 29 में से n स्क्वायर माइनस 31 माइनस करो तो भी 2 आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर देखो, मैं ये लिख देता हूँ n स्क्वायर माइनस 33 है ना, ये पहली हो गई। अगर मैं इसमें ये 2 ऐड कर दूँ, ये जो नंबर है पूरा, इसमें 2 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, देखो n स्क्वायर माइनस 31 जो कि ये वाला नंबर है। अगर मैं इसमें ये प्लस 2 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, देखो n स्क्वायर माइनस 29। अब देखो, ये अगर मैं प्लस 2 ऐड करूँगा तो माइनस 33 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 31, और ये माइनस 31 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 29। और देखो, जब मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ऐसे सिर्फ 3 प्राइम नंबर्स पॉसिबल हैं जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस 2 होता है। और वो क्या होते हैं, देखो वो होते हैं 3, 5 और 7। ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं और ये तीनों एकमात्र ऐसे प्राइम नंबर हैं जो AP में है, मतलब कि जिनका डिफरेंस, मतलब कि कोई भी 2 लगातार टर्म्स उठा लो, उनका डिफरेंस सेम है और 2 है। तो मतलब ओके देखो, जैसे कि 3 में 2 जोड़ दूँ 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ दूँ तो 7 आ जाएगा। तो मतलब कि आप देख ही गए होंगे कि n स्क्वायर माइनस 33 की वैल्यू 3 है और n स्क्वायर माइनस 31 की वैल्यू 5 है और n स्क्वायर माइनस 29 की वैल्यू 7 है। मतलब कि देखो, तीनों की वैल्यू मत निकालो, तीनों से n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 आ रही है। अगर आप देख लो, यहाँ से वैल्यू निकालो 36, यहाँ से भी 36, यहाँ से भी 36। तीनों से चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने आपको बता दिया कि आप कहीं से भी निकाल सकते हो। बस क्या आगे देखो, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। अब देखो मैं गलती करने जा रहा हूँ, देख लेना कि अब देखो ये स्क्वायर उधर जाकर रूट हो गया, n की वैल्यू आ गई 6। n की कितनी वैल्यूज़ पूछी थी, n की वैल्यूज़ 6 आ गई, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो गया। मतलब, और ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है, देखो हमें क्या बोला था, वेयर n इज़ एन इंटीजर, n एक पूर्णांक है। तो देखो क्या होता है कि जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस रूट आता है, तो मतलब कि n का मान एक +6 है और n की वैल्यू एक -6 भी है। ओके देखो, क्योंकि देखो जब चाहो तो आप देखो 36 को इधर ले आओ, n स्क्वायर माइनस 36 बन जाएगा। 36 को 6 का स्क्वायर लिख दो, फिर n स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, जो कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी यहाँ बराबर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो n प्लस 6 बराबर 0 और n माइनस 6 बराबर 0, n की वैल्यू -6 और +6, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट देखो ना, जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस रूट आता है। अब देखो n की वैल्यू इंटीजर बोली थी, तो n एक पूर्णांक है, तो n के कितने मान आए, पहला ये दूसरा, तो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। ओके
देख लो एक बार, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ये क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन कह रहा था कि ये n² - 33, n² - 31, n² - 29 एक प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n, तो n के कितने मान संभव है, 2। ओके, जहाँ n एक इंटीजर है, n एक पूर्णांक है। ओके, तो बस देखो ये क्या है ना कि ये देखो ये AP में गिवन है, मतलब कि जो ये दूसरी टर्म आई वो इससे पहली वाली में +2 करके आई, और जो तीसरी है वो इससे पहली वाली में +2 करके। ये बस उसने छुपा दिए ऐसी एक भयानक शक्ल बना के कि बच्चे का ध्यान इधर जाए ही ना। ओके, अब देखो ऐसे 3 ही प्राइम नंबर्स आते हैं कि जिसमें +2 कर करके चलता है आगे, 3, 5 और 7। ओके, बस तो आप यहाँ से n² की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, 36 आ गई। अब यहाँ n की 2 वैल्यूज़ +6 और -6 बस। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। और देखो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है गया है, ये मैंने खुद नहीं बनाया। ओके, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है which of the following statement is/are correct। ओके, पहली लिखो the product of two consecutive integer is always even। ओके, दूसरी स्टेटमेंट if P multiply Q is even, then P, okay, हाँ, and Q are always even। ओके, चलो तीसरी स्टेटमेंट square of an odd integer is of the form 8n + 1। ओके, चलो चलो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कितनी सही हैं और कौन कौन से सही हैं। ऑप्शंस वही होंगे, पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, दो या पहली 2 सही है, दूसरी तीसरी सही है, या तीनों सही हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो चलो पहली वाली स्टेटमेंट पकड़ते हैं। ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ ऑलवेज इवन। जी देखो, अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो आप कोई भी स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल उठा लो, अगर वो 2 या 3 से ज़्यादा एग्जाम्पल पर सही साबित हो रही है तो वो स्टेटमेंट सही है। जैसे कि इसको देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट कह रही है कोई भी 2 लगातार पूर्णांक की मल्टीप्लाई हमेशा एक सम संख्या होगी। जैसे कि चलो कोई भी 2 लगातार उठा लेते हैं, 3 और 4 मैंने ले लिए। देखो 3 चौक 12, देखो हाँ जब 4 में 2 आ गया तो मतलब कि इनकी प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर होगी। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। जैसे कि 5 के बाद क्या आता है 6,
मतलब कि अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो ऐसा कोई भी आप ऑड नंबर उठा लो, उसके बाद हमेशा एक इवन नंबर आएगा, है ना, अगर क्योंकि लगातार में देख रहे हो, है ना। चाहे आप पहले एक ऑड इवन नंबर ले लो, मैंने 6 ले लिया, उसके बाद एक ऑड नंबर आएगा, लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये एक इवन नंबर ही रहेगा ना, क्योंकि देखो ये 6 में इवन नंबर में 2 आ गया, चाहे मल्टीप्लाई कर लो तो एक इवन नंबर ही रहेगा, चाहे पहले ऑड ले लो तो उसके बाद इवन नंबर। लेकिन जब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया ना, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा, जैसे कि इस केस में कितना आ रहा है 12 आ रहा है इवन नंबर, इस केस में 30 आ रहा है इवन नंबर, इस केस में 42 आ रहा है इवन नंबर, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही है। ओके चलो अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं। अगली स्टेटमेंट है, अगर P और Q की मल्टीप्लाई इवन है तो P और Q हमेशा इवन होंगे। अभी ये स्टेटमेंट देखो, आप देखते ही बता दो गलत है, मतलब कि पूरी तरीके से सही नहीं है। जो ऑलवेज वर्ड है ना, ये नहीं आएगा। देखो ऐसा तो होता है कि P और Q की मल्टीप्लाई कर लो और इवन नंबर आ रहा है तो P और Q इवन हो सकते हैं। ओके देखो कोई गलत बात नहीं, जैसे कि मैं P और Q को इवन नंबर ले लूँ, जैसे कि 2 और 4 दोनों इवन नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई कर दी 8 आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं जैसे कि एक को इवन ले लूँ और एक को ऑड ले लूँ, जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई मैं 3 में करा दूँ तो देखो 6, तब भी इवन नंबर आ रहा है। तो देखो जो ये ऑलवेज है ना, मतलब कि P और Q हमेशा इवन होंगे, ये गलत है। देखो ऐसा हो सकता है या तो P इवन हो या Q इवन हो या दोनों इवन हो, है ना, तब इनकी मल्टीप्लाई इवन आएगी। लेकिन अगर दोनों ऑड हो गए तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर ये ऐसे होती ना, P एंड Q कैन नेवर बी ऑड, तब ये सही हो जाती, क्योंकि एक को तो इवन होना ही पड़ेगा, या दोनों को इवन, या दोनों इवन हो जाए, एक इवन हो जाए, मतलब कि ये तो। लेकिन ये स्टेटमेंट ये कह रही है ना कि P और Q हमेशा इवन होंगे। देखो हमेशा नहीं, ये केस एक गलत आ गया। देखो अगर आपको भी कोई स्टेटमेंट गलत साबित करनी है तो बस आप एक एग्जाम्पल उठा लो उसके गलत वाला, अगर एक भी एग्जाम्पल पे वो गलत साबित हो गई तो मतलब कि वो पूरी स्टेटमेंट आप गलत बोल सकते हो। ओके चलो, मतलब कि देखो ये वाली तो हो गई गलत। अब तीसरी वाली चेक करते हैं। ओके तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8n+1। ओके चलो देखो, कोई भी एक ऑड नंबर उठा लो, कोई भी एक ऑड नंबर आप कैसे बनाते हो, ऑड नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है, सिंपल है। देखो जैसे कि मैं कोई भी नंबर बोलता हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं पता, ये ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। देखो अगर मैं इसकी 2 में मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये क्या हो गया, ये एक इवन नंबर बन जाएगा, है ना। अब देखो अभी मैंने देखो ये बताया इस स्टेटमेंट को प्रूव कराते कराते कि ऑड नंबर के जस्ट अगला नंबर एक इवन होता है, और इवन नंबर के, और मैंने पहले भी सही बोला था इवन, ये अब एक इवन नंबर हो गया ना, इस इवन नंबर के जस्ट अगला एक ऑड नंबर होता है और एक जस्ट पहले भी एक ऑड नंबर ही होता है। तो देखो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इवन बना लिया, चाहे भले के पहले से ही इवन क्यों ना हो, जैसे कि अगर k की वैल्यू आप 4 भी लो तो भी मैंने इसको 2 में मल्टीप्लाई करके इवन को इवन ही बना दिया। लेकिन अगर मैं जो ये इवन नंबर अब ये इवन ही हो गया, लेकिन अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूँ, जैसे कि 2k + 1 बना दिया, है ना, अब ये 100% एक ऑड नंबर है ना। देखो क्योंकि देखो किसी भी इवन नंबर में आप एक ऐड कर लो तो वो उसके नेक्स्ट नंबर, जो कि उसके नेक्स्ट हमेशा एक ऑड नंबर होगा, तो ये वो आ जाएगा। ओके चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया देखो 2k + 1, है ना। अब ज़रूरी नहीं +1, आप चाहो तो यहाँ पे -1 भी लिख सकते हो, है ना। देखो -1 लिख दिया मैंने। अब देखो अभी कह रहा है, चलो ये मैंने एक ऑड नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, अभी कह रहा है कि किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर कर लो तो आप 8n+1 फॉर्म में चले जाओगे। चलो अभी देख लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करोगे देखो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा देखो a² + b² + 2ab। तो देखो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 4k², है ना। ओके है ना, सॉरी -2ab आएगा, +1 का -2ab, माइनस कितना आएगा देखो 4 × k, हाँ 2 × दिस, है ना। तो क्या होगा, माइनस का 4k हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखो अब कोई सोच रहा होगा ये तो 8n तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो देखो पहले आप इस पे ध्यान दो, 4k² - 4k पे। तो अगर मैं इसमें से 4k कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया, अंदर बच गया k - 1। ओके अब देखो अगर आप ध्यान दो इस पे, वैसे क्या है ना कि अगर ये माइनस की वजह से कुछ लोग सोच नहीं पा रहे होंगे, क्या हो गया ना, देखो यहाँ पे ये भी ये दो लगातार नंबर्स आ गए हैं, मतलब कि k - 1 उसके जस्ट अगला नंबर ये k, मतलब कि देखो
अब देखो ये दो लगातार नंबर इंटीजर्स हैं, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक ऑड होगा एक इवन होगा। अगर के ऑड है तो ये इवन है, अगर ये ऑड है तो ये इवन है ना। मतलब कि ये +1 तो यहाँ ये +1 मैं भूल गया था। मतलब कि अगर आप इस पे फोकस करो, इस पे ये जो k इंटू के -1 है, तो देखो ये बस कुछ नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। देखो ये हमेशा एक इवन नंबर होगा, है ना। मतलब कोई भी दो लगातार संख्याओं की आप गुणा कर लो तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। मतलब कि मैं वही कह रहा हूँ कि इन दोनों में से ऐसा तो नहीं है नहीं कि दोनों ऑड है दोनों इवन है, कोई एक ऑड होगा कोई एक इवन होगा। मतलब कि इस k इंटू के -1 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू, मतलब कि आप इस k इंटू के -1 को आप कोई इवन नंबर की फॉर्म में जैसे कि इंटू 2n बोल दो, क्योंकि एक इवन नंबर हो गया ना। तो मतलब क्या होगा, बस 2 इंटू n, ये एक इवन नंबर हो गया +1। अब देखो 4 इंटू 2 क्या होगा 8, ये n +1 देखो हो गया। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब देखो अगर देखो जिसको थर्ड स्टेटमेंट की प्रूविंग में दिक्कत आई है, मैं उसको ऐसे बताया तो आप ये प्लस वाला केस देख लो। अगर +a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि 2k + 1 भी एक ऑड नंबर होता है, तो क्या होगा a² + b² + 2ab, यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब तो आप देख पा रहे हो ना कि k जस्ट उसके अगला नंबर, जस्ट उससे अगला नंबर, दो लगातार नंबर्स हैं। अब देखो दो लगातार नंबर्स और उनके बीच की उनकी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, हमेशा एक इवन नंबर होगा। मैंने यही प्रूव करा दिया था, है ना। तो और देखो अगर ये एक इवन नंबर है तो मैं उसको इस 2n की फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई में कुछ भी, क्योंकि दो उसका जो भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा वो एक 2 का मल्टीपल होगा। तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया। अब ये 4 एज इट इज़, ओके। 4 की मल्टीप्लाई 2 में, तो ये 8n और ये प्लस का 1 चल रहा है, तो देखो ये 8n + 1 फॉर्म में हमने बना दिया। ओके चलो ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। चलो ओके अगला ओके अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है x, y, z आर 3 प्राइम नंबर्स, ये तीनों एक अभाज्य संख्या है। such that x + y + z बराबर है 102। ओके है, and y is 6 more than z, find the value of z। बताओ, पहला ऑप्शन 53, दूसरा ऑप्शन 47 और तीसरा ऑप्शन 31 और डी ऑप्शन 67। देखो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन क्या रहा है, x, y और z एक 3 प्राइम नंबर्स है, तीनों अभाज्य संख्या हैं, सच दैट कि अगर उनको ऐड कर दो x + y + z 102 के बराबर है। ओके और y जो है ये z से 6 ज़्यादा है, तो हमें z की वैल्यू बतानी है। अगर देखो अगर आप चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप कुछ भी सारे ऑप्शन
जो ये चारों ऑप्शन है ये z की वैल्यू है। चाहे z की वैल्यू या तो ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। अब देखो आप एक एक ऑप्शन को चेक कर लो। पहले इसको उठाते, अगर z की वैल्यू 53 है तो मतलब कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू इस ऑप्शन को, ए ऑप्शन को मैं ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू आ गई 6 ज़्यादा है ना y z से, तो y की वैल्यू आ गई 59। हाँ 59 भी एक प्राइम नंबर होता है। ओके अब देखो 59 भी एक प्राइम नंबर होता है। ओके है ना। अगर देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, देखो 53 प्लस 59 को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है, क्योंकि एक्स जेड प्लस वाई ही देख लेते। तो देखो तो ये तो कितना आ रहा है, ये तो 112 आ रहा है। अगर देखो y प्लस जेड ही 112 हो गया तो x माइनस में तो हो नहीं सकता, क्योंकि x भी एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब 47 को चेक करते हैं। अगर z की वैल्यू 47 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 ज़्यादा 53। ओके चलो अब इसको ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, z और y को अगर मैंने ऐड किया तो देखो ये आ रही है इसकी 100। मतलब ओके तो अगर देखो इनको ऐड करके 100 आ गया तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 2। तो देखो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर होता है। ओके तो देखो ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया। चाहे तो इन दोनों ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर चेक करना चाहते हो तो मैं बताया। तो देखो y की वैल्यू इस केस में 37 आएगी, 37 भी एक प्राइम नंबर होता है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आएगा, देखो आएगा 68 और 68 100, और फिर अगर आप x की वैल्यू निकालोगे 102 में से 68 माइनस करके तो ये एक कंपोजिट नंबर आ रहा है। हाँ क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, 4 मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होगा। अब देखो इससे निकालोगे, देखो 67 होता है और 73 एक प्राइम नंबर होता है, और y की वैल्यू 73 आ गई प्राइम नंबर। लेकिन अगर आप और 102 में से 67 और 73 को माइनस करोगे तो नेगेटिव में जा रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। ओके चलो ओके ऑप्शन से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका बेसिक मेथड देखते हैं। ओके देखो बेसिक से कैसे करोगे, सपोज अगर ऑप्शन में ऐसे होता कि z की वैल्यू ऐसे बता दो कि z का स्क्वायर करके प्लस 2 करके, अगर ऐसे होता तो ऑप्शंस इस फॉर्म में गिवन होते, फिर आप 2 से माइनस कर रहे हो, फिर अंडर रूट कर रहे हो, तो आपका काम बढ़ जाता है ना। इसलिए आपको बेसिक तरीका भी सीखना चाहिए, जिससे कि कभी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के ही पूछ दे तो आप इजीली कर पाओ। अब देखो पहले आप इसको उठा लो, ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 102। अब देखो 102 पे फोकस करो। 102 क्या है, ये एक इवन नंबर है। क्या है, ये एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। अब देखो 3 नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ और एक इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो और देखो ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। देखो प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं बस एक 2 को छोड़ के। अब देखो अब मतलब कि ये ज़्यादातर ये ऑड होंगे। अब देखो ये तीनों वैल्यूज अलग अलग है और 100%, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन ने बोला नहीं, और x और y और z अलग अलग ही होंगे, तो 100% ज़्यादातर तो ऑड ही होंगे। चलो मैंने एक को ये ऑड ले लिया और ये भी ऑड हो सकता है, तो देखो ये ऑड प्लस ऑड तो इवन हो गया। अगर ये x भी ऑड है तो देखो 3 ऑड नंबर्स का एडिशन कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि देखो ये ऑड में आप ऑड जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर हो जाएगा। फिर इवन नंबर में मैं आपको यहाँ से दिखाया तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये एक इवन नंबर हो जाएगा, है ना। अब देखो अब इवन नंबर में अब ये ऑड नंबर जोड़ोगे तो कभी भी इवन प्लस ऑड एक इवन नंबर नहीं होता, है ना। तो देखो तो आप यहाँ से समझ ही गए होंगे कि इनमें से किसी एक को, क्योंकि देखो y और z के बीच में तो रिलेशन गिवन है कि ये y जो है z से 6 ज़्यादा है, तो z अगर 2 हो गया तो y 8 नहीं हो सकता। तो 110% x को इवन होना पड़ेगा और x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 2। ओके x को ही इवन नंबर होना पड़ेगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, जो कि जब हमने ऑप्शन से सॉल्व करा था तो हमने निकाल भी लिया था। ओके देखो x ओके y प्लस जेड की वैल्यू 2 हो गई। ओके सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, 2 प्लस वाई प्लस जेड 102 के बराबर हो गया। ओके तो मतलब कि y प्लस जेड किसके बराबर आ गया, देखो यहाँ से आप इस प्लस 2 को उधर माइनस कर दोगे तो देखो ये y प्लस जेड 102 में से 2 माइनस हो जाएगा, y प्लस जेड की वैल्यू 100 आ गई। और देखो y z से 6 ज़्यादा है, तो अगर मैं y में से z घटा दूँ तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। अब देखो आपको ये 2 इक्वेशंस दिख रही हैं, बस आपको इन्हें सॉल्व करना है। देखो
मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जैसे कि x प्लस वाई ए के बराबर है और x माइनस वाई बी के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी, बस जो a और b है उनको जोड़ के आधा कर दो, a प्लस बी अपॉन में 2 ये x की वैल्यू होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, a और b को घटा के आधा कर दो, a माइनस बी अपॉन में 2। ओके, अब देखो अगर आपको y की हमें क्या पूछे, हमें z की वैल्यू पूछिए। z की वैल्यू कैसे आएगी, z देखो माइनस में है, जैसे कि यहाँ माइनस y है, यहाँ माइनस में z चल रहा है, आपको बस इन दोनों को घटा के माइनस करना है। अगर आप 100 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 94। 94 का आधा करोगे तो कितना आएगा, देखो 47। 47 हमारा आंसर है, चाहे तो देख लो। ये इसमें 100 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 94। 94/2 कितना आएगा, 47। 47 हमारा आंसर हो गया। चलो देख लो। ओके, अगला क्वेश्चन मैं तेरी ओके, अगला क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में ही है, बस यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान कुछ और है। ओके, बस यहाँ से मिटो देता हूँ। देखो जिससे अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो यही है, एक्स वाई जेड आर 3 प्राइम नंबर्स सच दैट उनका सम दिया है 48। ओके ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द maximum value of x, maximum value of x। हाँ चलो ओके, पहला ऑप्शन 37, दूसरा ऑप्शन 41, सी ऑप्शन 43 और डी ऑप्शन हमारा 13। चलो बताओ। देखो अगेन सबसे पहले हम सबसे इजी तरीका वही ऑप्शन से करेंगे। चलो पहले मैं क्वेश्चन समझाया था। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड 3 प्राइम नंबर्स हैं, 3 अभाज्य संख्या है जिनको ऐड करने पे 48 आ रहा है। ओके ओके, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब कोई ये तो हर कोई ये बोलेगा कि ये तो कैसे होगा, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चलो कुछ भी नहीं और इन्फॉर्मेशन दी हुई भी नहीं है कि y और z के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं दिया हो, बस x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ दी। चलो ओके, देखो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा। पहले थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ कि देखो 3 प्राइम नंबर्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड, उनका सम 48 है। ओके चलो ठीक है। अब देखो ये 48 फिर से वही एक इवन नंबर है। 3 प्राइम नंबर ज़्यादातर ऑड होते हैं, एक अकेला 2 ही एक प्राइम नंबर होता है। ओके, और देखो x की वैल्यू हमें मैक्सिमम लेनी है। तो ओके चलो, अब देखो ऑब्वियसली बात है, अगर ये ज़्यादातर ऑड होते मतलब कि देखो x की वैल्यू मैक्सिमम, तो x तो ऑड ही हो गया है ना। और देखो अब
एकमात्र 2 ही बचा, ये तो y और z में से किसी एक को 2 होना पड़ेगा, क्योंकि तभी 48 बनेगा। क्योंकि देखो ऑड प्लस ऑड इवन और इवन प्लस इवन तभी इवन, क्योंकि इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था। ओके चलो, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, z को 2 होना पड़ेगा। ओके, तो z को लिख दिया 2। तो देखो 2 इधर से इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, तो y प्लस जेड की क्या, x प्लस वाई की क्या वैल्यू आ गई, x प्लस वाई आ गया हमारा 46 के बराबर। देखो अब देखो सिंपल, अब समझ गए होंगे। अब या तो आप ऑप्शन से चेक कर लो, अगर x की वैल्यू 37 ले ले तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो y की वैल्यू 9 आ रही है, 9 तो एक प्राइम नंबर भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर बी ऑप्शन ले ले, देखो अगर x की वैल्यू 41 ले ले तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है। हाँ 5 एक प्राइम नंबर होता है, तो चलो ये ऑप्शन तो मैच कर रहा है। लेकिन अगर 43 भी मैच कर गया तो हमें ये देखना है ना कि x की वैल्यू बड़ी से बड़ी कौन सी है, मैक्सिमम, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके चलो 43 देख लेते हैं। 43 पे अगर x की वैल्यू 43 है तो y की वैल्यू 3 आ रही है, 3 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो x y z तीनों प्राइम नंबर्स, तो मतलब कि देखो 43 पे भी मैच कर गया, हमारा आंसर हो गया 43। और 31 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलो, अब देखो ये अगर ऑप्शन से थोड़ा डिफिकल्ट रहा, अगर आप बेसिक से करते तो ज़्यादा इजीली होता। कैसे, देखो सिंपल है, क्या बोला है, एक्स वाई जेड तीनों प्राइम नंबर्स हैं, जेड को तो हमने हटा दिया, 2 प्राइम नंबर से, और बस अब ये दोनों ऑड वाले ही बच गए। तो देखो, और बोला है कि जेड को ना जेड की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, तो अगर देखो अगर आपको एक मैक्सिमम लेना है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे को कम से कम होना पड़ेगा, क्योंकि इनका सम तो फिक्स है। अगर देखो अगर आप z की वैल्यू बढ़ाते हुए चले जाओगे, जैसे कि अगर z की वैल्यू मैंने 46 ले ली तो y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 45 तो y की वैल्यू 1। ये मैं प्राइम नंबर्स नहीं बता रहा, बस बता रहा हूँ कि वैल्यू मैक्सिमम ही लेनी पड़ेगी, और y की अगर x की वैल्यू ज़्यादा है तो y की वैल्यू छोटी होगी, है ना। अगर इसकी 44 हो गई तो देखो y की वैल्यू 2, ऐसे अगर x की वैल्यू बड़ी से बड़ी तो y की वैल्यू छोटी आ रही है ना। अब देखो हमें बात करनी है प्राइम नंबर्स की, और बोला है कि x को मैक्सिमम लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है y को छोटा होना पड़ेगा, छोटे से छोटा। तो देखो जितने भी छोटे छोटे प्राइम नंबर्स होते हैं, हम y की वैल्यू वो पुट करके देखते हैं, और ये चेक करना है कि x की वैल्यू क्या कोई प्राइम नंबर आ रही है। जी अभी चेक कर लेते हैं। देखो 2 चेक कर नहीं सकते, क्योंकि 2 में, क्योंकि देखो ये दोनों अब ऑड होंगे, तो हमें 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 एक अब सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर बचा, 3 चेक करेंगे। देखो y की वैल्यू मैंने 3 रख दी, 46 में से 3 माइनस के 43 आ रहा है, 43 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं, तो x की वैल्यू में x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 43। और ओके ये आंसर हो गया। वैसे देखो x की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, क्योंकि ये 41 पे ही मैच कर रहा था। देखो 5 भी एक प्राइम नंबर और 41 ये दोनों प्राइम नंबर्स, तो देखो ये भी एक पेयर पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम के अकॉर्डिंग 43 आंसर होगा। अगर आप शायद आगे जाओ, ये 7 पे अगर देखो तो 39 प्राइम नंबर नहीं होता, हाँ 39 नहीं होता, और अगर 11 पे देखूँ तो 35 भी प्राइम नंबर नहीं होता। चलो शायद आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर तो आ गया ना। चलो आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 2020 के मेंस में आया था। ओके क्वेश्चन है, AB इज अ 2-digit प्राइम नंबर where A is not equal to B. Okay. If digits are reversed, okay,
न्यू नंबर BA is also a prime number. Okay. Then find the sum of all such numbers. ओके चलो पहला ऑप्शन 400, दूसरा ऑप्शन 418, तीसरा ऑप्शन 426 और डी ऑप्शन 435। चलो बताओ। देखो क्वेश्चन में एक बार आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ए बी एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है जहां ए बी के बराबर नहीं है। ओके अगर इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दे, मतलब कि ए बी को रिवर्स करके ऐसा बी ए बना दिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर में लूँ, जैसे कि 12 मैंने एक नंबर ले लिया और उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करके 21 एक नंबर बनेगा। ओके तो देखो ये कह रहा है कि जब हमने जैसे कि ए बी जितने भी नंबर्स थे वो प्राइम नंबर्स लिए, उनके डिजिट को रिवर्स कर दिया तो भी एक प्राइम नंबर ही बना। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे उनका सम बताना है। ओके चलो देखो अब वो ये हमें ये क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, हमें हिट एंड ट्रायल से सारे प्राइम नंबर्स चेक करने पड़ेंगे 2 डिजिट्स के, और उनके डिजिट्स को रिवर्स करके चेक करना पड़ेगा कि वो रिवर्स करने के बाद भी एक प्राइम नंबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो बस उसको ऐड करना है, ख़त्म। चलो देखते हैं। अब देखो सबसे पहला 2 डिजिट का प्राइम नंबर होता है 11। अब उस क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, और 11 में क्या है, दोनों डिजिट सेम है, यानी कि ए बी के बराबर है, तो वो हमें लेना नहीं है। हालांकि वो कंडीशन को मैच कर रहा है, अगर डिजिट्स पलट दो तब भी 11 ही आएगा, लेकिन हमें लेना नहीं है। ओके चलो 11 के बाद आता है 13 के डिजिट्स को पलटोगे तो क्या आएगा 31 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो देखो पहला हो गया 13 और 31, ये हो गया एक प्राइम नंबर। चलो पहला हो गया। चलो अब दूसरा लेते हैं। 13 के बाद कितना आता है, देखो 14 15 17 होता है। 17 हाँ 17 और 71 ये भी एक सेटिस्फाई कर गया। चलो ओके फिर क्या आता है 19 और 91 प्राइम नंबर नहीं होता। चलो ओके 21 हो गया। 23 होता है लेकिन 32 नहीं होता प्राइम नंबर। ओके आगे चलते हैं। ओके 23 हो गया। 29 होता है, 29 प्राइम नंबर है लेकिन 92 प्राइम नंबर नहीं होता है ना। ऐसे 31 का तो हो गया, चलो 31 ले लिया हमने है ना। 37 है ना, 37 और ये 73, 37 भी प्राइम नंबर है और 73, मतलब कि ये नंबर्स मैं ऐसे लिख रहा हूँ। पहले 13 फिर इनके डिजिट्स को पलट दिए 31 आ गया, 17 फिर इनके डिजिट्स को पलट दिए 71 आ गया, 37 फिर डिजिट्स को पलट दिए 73 आ गया। चलो आगे चलते 37 से आगे। क्या 37 से आगे 41 एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन 14 नहीं होता प्राइम नंबर। ओके चलो 43 लेकिन 34 नहीं होता। 43 होता है प्राइम नंबर लेकिन 34 नहीं होता। ओके चलो ओके 43 हो गया। 47 होता है प्राइम नंबर लेकिन 74 नहीं होता। ओके चलो आगे चलते हैं। 49 50 51 हो गया। 53 तो है प्राइम नंबर लेकिन 35 नहीं होता। ओके 57 भी प्राइम नंबर नहीं होता। 59 एक प्राइम नंबर है लेकिन 95 प्राइम नंबर नहीं होता। ओके 59 हो गया। 61 एक प्राइम नंबर लेकिन 16 प्राइम नंबर नहीं होता। ओके 62 63 67 एक प्राइम नंबर है लेकिन 76 नहीं होता। ओके 67 हो गया। 66 ओके ये 17 और 71 हमने देख लिया, मतलब कि 71 और 17 का हो गया। 73 37 हो गया। 75 79 एक प्राइम नंबर लेकिन 97 नहीं होता। ओके अब देखते चलो 80 हो गया। 81 82 83 एक प्राइम नंबर है लेकिन 38 नहीं होता। 84 85 86 87 तो प्राइम नंबर भी नहीं है। 89 एक प्राइम नंबर है लेकिन 98 नहीं होता। ओके
91 हो गया, 91 प्राइम नंबर नहीं है, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 देखिए, हाँ 97 और 79 हम मिस कर रहे थे। हाँ 79, हाँ क्या कहते हैं 79 और 97, ये शायद मैंने मिस कर दिया गलती से, जल्दबाजी में हो गया होगा, यही गलती हो गई बस, क्योंकि 79 एक प्राइम नंबर ही है जहाँ तक, हाँ ये भी किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, और 97 भी एक प्राइम नंबर है। हाँ बस चलो, अब इनको ऐड करना है। बस देखो, इनको ऐड करने की एक छोटी सी ट्रिक है। बस देखो, पहले तो अगर आप इन डिजिट्स को ऐड कर दो ना, 13 में 31 और 17 में 71 और 37 में 73, इनको ऐड कर दो बहुत ईजिली हो जाएगा। देखो ये आएगा 44, ये आएगा 88, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 110, है ना, क्योंकि सारे 11 के मल्टीपल्स आएंगे। अगर आप इसको ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो लास्ट में 6, इधर कितना आएगा, है ना, 6 हो गया, इधर 176 आ रहा है। चलो 176, अब इसको ऐड कर लेते तो कितना आ रहा है, देखो ये 8 + 4, देखो पहले 4 में 6 जोड़ दोगे 10, तो ये कितना आ गया 8, लास्ट में 8 एक ही नंबर में, तो ये आंसर हो गया। चलो फिर भी पूरा नंबर बना लेते हैं। ओके, एक कैरी होके तो कितना हो गया, 5 + 13 14, 14 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, ये 21 हो गया, 1 इधर 2 कैरी, तो देखो 418 आ गया हमारा आंसर, यही है। चलो बस ये मेरे ख्याल जब मैं 79 में पहुंचा था ना, तब मेरे ख्याल से मैं जल्दबाजी में 97 को ऐसा लिखना भूल गया, लेकिन जब मैंने 97 में पहुंचा ना मैं इतनी आगे जाके, तब याद आया कि 79 भी एक प्राइम नंबर जो मिस हो गया था। कोई बात नहीं, काफ़ी ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन निकला, कोई बात नहीं, एक बार देख लो। चलो मैं देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ ये क्या क्वेश्चन था। देखो ए बी एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, सारे 2 डिजिट के ले लिए मैंने, जिसमें ए बी के बराबर नहीं है। ओके देखो, और क्वेश्चन कह रहा है अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, मतलब कि पलट दें, सारे पलट के बना दिए मैंने, तो जो ये नंबर आ रहे हैं ये भी एक प्राइम नंबर है। ओके, तो हमें इन सारे नंबर्स का सम बताना है। पहले मैंने इनको ऐड कर लिया आपस में, चाहो तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, आंसर यही आएगा। ओके, क्योंकि फिर ऐड करना ईजी होता। ओके चलो फिर देखो, मैंने सारे नंबर ढूंढ लिए, उनको ऐड कर दिया, आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2017 के मीन्स में आया था। ओके, क्वेश्चन है n इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर okay when n is divided by 13, what will be the remainder? ओके चलो, पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन 12। ओके चलो, सिंपल एक क्वेश्चन कह रहा है कि n वो छोटे से छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर है। जब n को
13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ओके देखो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100। ओके अब 100 के बाद सबसे पहला प्राइम नंबर जो आएगा वो 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। देखो 100 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, अगर आप 101 की बात करोगे तो 101 एक प्राइम नंबर होता है, 101 एक प्राइम नंबर होता है। ओके चलो देखो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप इससे रिलेट कर पाओ और आप ये बोलो कि 1001 एक प्राइम नंबर है। जी नहीं, 1001 एक प्राइम नंबर नहीं होता। अगर आपको जानना है कि 1001 के फैक्टर्स क्या होते हैं तो मैं आपको बताया तो 7 × 11 × 13 की मल्टीप्लाई करके ही 1001 आता है, याद रख लेना। ओके अगर आप ये से 3 डिजिट का छोटे से छोटा प्राइम नंबर जानना चाहते हो तो 1003 होता है। 1003 शायद किसी से भी डिवाइड नहीं होता। ओके चलो अभी के लिए आप ये देखो, इसको अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। बस आपको 13 का पहाड़ा याद होना चाहिए। देखो ओके 13 7 का कितना होता है 91। देखो 13 7 91, आप 91 माइनस कर दोगे 101 में से तो क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 10 बच जाएगा। 10 है हमारा बी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ओके चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं। यहाँ स्मॉलेस्ट की बजाय बस लार्जेस्ट कर लेते हैं। ओके देखो अगर देखो लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, बस सबसे पहले तो आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पता होना चाहिए, वो होता है 999। अब 999 तो एक प्राइम नंबर नहीं होता, उससे जस्ट पहले 998 वो भी एक प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन उससे जस्ट पहले जो आता है ना 997, अगर आप इसके फैक्टर्स निकालने बैठो तो ये नहीं होता किसी से भी डिवाइड। देखो 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा। तो बस जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो ये एक प्राइम नंबर ही है। अगर इसको 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाले तो क्या आएगा, देखो 13 7 से 91 होता है, कितना बच जाएगा 87 बच जाएगा। अब देखो ये इसका रिमाइंडर वैसे तो 8 आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो 87 बच जाएगा। 87 तो कितना तेरा छीक 78 होता है ना, मतलब कि देखो कितना बच जाएगा, ये 87 बच जाएगा है ना। और देखो 13 छीक 78 होता तो 78 माइनस करूँगा तो 9 आ रहा है। हाँ 9 आ रहा है, हाँ हाँ 9 ही आएगा, सही बात है 9 ही आएगा। तो देखो अगर मतलब कि लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर बोला हो तो रिमाइंडर क्या आएगा 9। देख लो एक बार। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये 2021 के मीन्स में आया था। ओके क्वेश्चन है हाउ मैनी कंपोजिट नंबर are there from 53 to 97। ओके चल 35 37 36 36 पहला ऑप्शन 35, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन 37 और डी ऑप्शन 38। चलो बताओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 53 से 97 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होंगे। ओके देखो कंपोजिट नंबर वही नंबर जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, बस 2 फैक्टर नहीं होनी, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके तो देखो अगर आप ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे हो कि
ओके चलो सबसे पहले तो आप फ्रॉम वर्ड पे ध्यान दो। ये वर्ड जो फ्रॉम बोला है, इस देखो अगर फ्रॉम की जगह यहाँ बिटवीन होता ना, फिर हम क्या करते, 53 से 97 के बीच में जो नंबर है वो लेते। हम 53 और 97 को नहीं लेते, हम 53 और 97 के बीच में जो नंबर होते हैं वो लेते हैं। हम 53 और 97 को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन यहाँ वर्ड फ्रॉम का यूज़ हुआ है, तो अगर फ्रॉम वर्ड यूज़ हो तो मतलब हमें 53 और 97 को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके चलो, हालांकि क्या होता है कि देखो 53 और 97 दोनों ही प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर नहीं है, तो मतलब कि या तो बिटवीन का वर्ड यूज़ कर लो या फ्रॉम का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपको तभी बीच के नंबर्स लेने हैं। ओके चलो, अब देखो अगर आप ऐसे कर रहे हो कि 53 से 97 तक जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको लिख रहे हो, फिर सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हम 53 से 97 तक जितने भी नंबर्स होते हैं हम पहले वो लिख लेंगे, और फिर 53 से 97 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उन्हें माइनस कर देंगे। बस बचे कुछ क्या होगा, कंपोजिट नंबर। क्योंकि देखो जो 53 से 97 के बीच में जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। ओके तो देखो, तो देखो 53 से 97 के बीच में कितने नंबर्स होंगे टोटल, सिंपल है, 97 में से 53 माइनस कर दो और एक ऐड कर दो, या 97 में से 53 से जस्ट पहला नंबर जो क्योंकि 52 वो माइनस कर दो। दोनों ही केस से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 45। ओके चलो 45 आ गया, मतलब कि 53 से 97 तक जितने भी टोटल नंबर्स आएंगे वो 45 हैं। अब देखो टोटल नंबर्स तो निकाल लिए, लेकिन अब जो इनके बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं वो माइनस कर दूँ तो बचे कुछ क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर रह जाएंगे बस। अब देखो मैंने आपको बताया था कि देखो 50 से लेके 100 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 10, मतलब। और देखो लेकिन क्या है ना कि 53 और 97 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, मतलब कि 53 से 97 तक प्राइम नंबर्स कितने आएंगे, वो भी 10 ही होंगे। क्योंकि अब 53 से अगर आप पहले उठा लो, जो 50 से बड़े 53 से छोटे होते हैं वो क्या होते थे, वो 50, 51 और 52, 50, 51 और 52 तीनों ही कंपोजिट नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो मतलब कि जो 10 हैं, जो 10 प्राइम नंबर्स आए हैं हमारे, वो सारे 53 को इंक्लूड करके और उसके आगे आगे हैं। और अगर आप 97 से आगे चलोगे, 98, 99 और 100 ये तीनों कंपोजिट नंबर हैं। तो मतलब कि अगर आप प्राइम नंबर्स 53 से 97 तक के बीच में देखो तो वो सारे 10 ही होंगे, क्योंकि जो भी इनके इधर उधर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। ओके तो बस आपका आंसर क्या होगा, सिंपली 45 में से 10 को माइनस कर दो, कितना आ गया 35। ये हो गया हमारा आंसर, ए ऑप्शन। ओके चलो देख लो। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 53 से 97 के बीच में, 53 से 97 तक, क्योंकि फ्रॉम का वर्ड है ना कि बीच में नहीं, कितने कंपोजिट नंबर, कितने भाज्य संख्या आएंगे। ओके देखो हमने क्या करा, हमने 53 से 97 तक के बीच में जितने टोटल नंबर्स आएंगे वो निकाल लिए, और फिर 53 से 97 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स आएंगे वो निकाल लिए, उनको माइनस कर दिया। तो देखो टोटल नंबर जितने भी नंबर्स होंगे 53 से 97 तक, उनमें से अगर मैं सारे प्राइम नंबर्स हटा दूँ, है ना, तो कितने जो बचे कुछ रह जाएंगे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। ओके देखो ये ऐसे ही है जैसे कि 53 एक प्राइम नंबर। अगर आप बैठ के चलो, अगर किसी को अगर डाउट हो रहा है कि 35 कैसे आ रहा है, तो आप एक काम करो, आप बैठ के सारे कंपोजिट नंबर लिखो, उनको गिन लेना। जैसे कि अगला 54 कंपोजिट नंबर है ना, 55 कंपोजिट नंबर है, 56, 57 भी कंपोजिट नंबर है ना, और 58 भी, 59 नहीं है बस। तो ऐसे देखो जैसे कि 59 नहीं है वो हमें हटाते हुए चलने हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, जैसे कि 53 ये नहीं है, ये इस 10 में इंक्लूड हो गया। ऐसे ही अगला 54 है वो नहीं लिया, 55 है, 56 है, 57, ये सारे कंपोजिट नंबर है, 54, 55, 56, 57, 58 है ना, और 59 ये नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तो देखो ऐसे अगर आप गिनने बैठोगे ना तो ऐसे आपको टोटल 10 प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। मतलब कि जो भी 53 से 97 तक है तो वो मैंने हटा दिए। और देखो 53 से अगर आपसे गिनते चलोगे तो 97 तक टोटल 45 नंबर्स हैं। तो उन 45 नंबर्स में से मैंने जितने भी प्राइम नंबर्स आते वो हटा दिया। क्योंकि देखो जितने जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, एक 1 को छोड़कर
बाद 1 को छोड़कर बचे कुछ जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या तो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो देखो 53 से 97 तक में भी ये सारे या तो प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने टोटल नंबर्स निकाल लिए और उनमें से जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो माइनस कर दिए। तो ऐसे करते करते जैसे कि मुझे अभी यहाँ 2 प्राइम नंबर्स मिले, ऐसे अगर आगे जाओगे तो आपको टोटल 10 प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। तो वो 10 मैंने हटा दिए। लेकिन अगर आपको ऐसे बैठ के लिखना ही है तो आप ऐसे कंपोजिट नंबर ही गिन लो, वो 35 निकलेंगे आपके। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ये यूपीएससी सी सेट में पूछा गया था। क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री consecutive integer is equal to their product how many such possibilities are there? ओके, पहला ऑप्शन ओनली 1, दूसरा ऑप्शन ऐसे ओनली 2, तीसरा ऑप्शन ऐसे ओनली करके 3 और डी ऑप्शन नो पॉसिबिलिटीज। ओके, लिख लेना। ओके चलो, देखो सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को या तो आप अंदाजे से कर लो या फिर इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। सबसे इजी तरीका तो चलो अगर आप हिट एंड ट्रायल से करो तो मतलब कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से 3 लगातार इंटीजर हैं जिनका सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ओके, अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3, हाँ तो ये तो 1 2 3 भी हो गए। चलो 1 + 2 + 3 कितना होता है 6 और 1 × 2 × 3 क्या होता है 6। तो देखो पहला ऑप्शन तो ये, तो हम पहले ऑप्शन तक तो पहुंच गए, तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। अब अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं। ओके, अगली पॉसिबिलिटी शायद किसी के दिमाग में आ नहीं रही होगी। ओके, वो पॉसिबिलिटीज है जैसे कि -1 0 और 1। ओके, जैसे कि अगर इनको ऐड कर लोगे 0 और उनकी मल्टीप्लाई कर लोगे 0 ही आएगा। अगली पॉसिबिलिटी भी मुझे याद है, लेकिन चलो अब आप इसका बेसिक फॉर्मूला देख लो वो कैसे आएगी। ओके देखो सिंपल है। जैसे कि क्वेश्चन क्या रहा है ना कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो आप पहले तो कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को मान लो। अगर देखो कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को लेट करना हो तो उनको लेट करने का सबसे इजी तरीका, लेट मतलब कि मानना, अंदाज की क्या क्या हो सकते हैं। तो ओके, सबसे बीच वाले को आप x मान लो और उसके अगला वाला क्या आएगा, उसके अगला वाला आ जाएगा आपको देखो ऐसे x + 1 करके, और उससे पहले वाला क्या आ जाएगा आपका x - 1 करके। ओके देखो ऐसे लेट करने का फ़ायदा क्या होता है, ना कि ऐसे जैसे कि x हो गया, x + 1 हो गया, x + 2 हो गया। देखो एक ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, लेकिन देखो आप हमेशा ऐसे ही लेट करना, ना कि ऐसे, क्योंकि ऐसे आपको मतलब कि प्रॉब्लम आ जाएगी और आपका आंसर आएगा भी नहीं ऐसे। क्योंकि मैं बता देता हूँ, जैसे कि देखो अगर आप इस मेथड से उनका सम निकालोगे तो इनका सम क्या आ रहा है x - 1 + x + x + 1। तो मतलब कि क्या होगा, -1 से +1 कट जाएगा, बस 3x बचेगा। और यहाँ ये किसके बराबर है, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, जो सम है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब कि इन तीनों का सम बराबर है इन्हीं तीनों के प्रोडक्ट के। तो वो क्या हो जाएगा, देखो x में x - 1 में x + 1। इसको मैं डायरेक्ट करके लिख देता हूँ ऐसे, हाँ
ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। चलो आप ऐसे ही देख लो, ये x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 था, है ना। अब देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि पहले तो मैंने तीनों मल्टीप्लाई में लिख दिए, x इंटू में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 ऐसे करके। ओके, तो ऐसे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अगर आप ऐसे करते तो यहाँ क्या आता 3x प्लस 3 और यहाँ क्या आता देखो x, और ये मल्टीप्लाई में भी इतना खतरनाक। ओके चलो पहले मैं अभी इस यहाँ से सॉल्व करके बताया तुम। अब देखो अगर आप चाहो तो x से x काट सकते हो, लेकिन मत करना, आपका आंसर गलत आ जाएगा। ओके मैं बताता हूँ क्यों। देखो आप क्या करो, सारी टर्म्स को ना एक तरफ ले आओ, सबसे इजी तो यही है। चलो पहले आप ये देख लो कि ये जो x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, ये तो आप अब तो समझ गए होंगे ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब देखो अब इस 3x को ना उधर ले आओ, तो मैं क्या कर, ऐसे हो जाएगा x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 3x करके आ जाएगा। अब अगर आप दोनों से x कॉमन ले लो तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो x कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ माइनस 1, यहाँ माइनस 3 बचेगा और ये बराबर आ जाएगा 0 के। ओके देखो अब क्या हुआ कि जो x है ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब दो नंबर मल्टीप्लाई में और 0 के बराबर है, मतलब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में और 0 के बराबर है, या तो इसका मतलब या तो एक 0 या ये वाला 0 या दोनों ही 0 के बराबर होंगे। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी पहली तो 0 आई है, और उसके बाद अगर आप ये -3 और -1 और -3 को ऐड कर लोगे तो ये -4 हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 के बराबर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर और x की वैल्यू आएगी ऐसे 2 और -2 के बराबर। ओके ओके चलो अब अगर आप इसमें पुट कर लो सारी, इसमें कि x की वैल्यू 0, 2 और -2, तो क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखो पहले 0, फिर ये 1 और फिर ये -1। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ तो x की जगह 2 पुट कर लेते तो 2, ये कितना हो गया 3 और ये क्या हो गया 1। ओके अब -2 पुट कर लेते हैं, -2 पुट कर लिया तो ये कितना आ रहा है, देखो -2 + 1 -1 और ये -2 -1 ये हो रहा है -3। ओके देखो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सारी वैल्यूज़। चलो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। पहली क्या आ रही है देखो -1 0 1 करके, और दूसरी क्या आ रही है ऐसे 1 2 3 करके, और तीसरी क्या आ रही है ऐसे हाँ -3 -2 -1। ओके देखो ये 3 वैल्यूज़, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ मिल गई कि ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ आए कि ऐसे 3 नंबर्स मिल गए हमें, 3 लगातार इंटीजर्स, क्योंकि देखो माइनस भी तो इंटीजर्स ही होते हैं, नेगेटिव भी तो इंटीजर्स होते हैं, और ये लगातार ही है। -3 के बाद 2 ही आता है और -2 के बाद 1 ही आता है, अगर आप ऐड करते हुए चलोगे तो +1। ओके चलो, और मतलब कि इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 0R, मतलब कि इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लो और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, बराबर आ रहा है। मतलब कि इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर लो, इन तीनों नंबर्स का सम बराबर है इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। चाहे करके देख लो, -1 + 0 + 1 कितना किसके बराबर होता है। देखो अगर आप इनको ऐड करोगे -1 से +1 कट जाएगा, 0 आएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लोगे 0 आएगा। ओके अब देखो इन तीनों नंबर्स को चेक कर लो, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लोगे, 1 + 2 + 3 क्या आ रहा है 6, ऐड करने पे 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो 1 × 2 × 3 कितना हो रहा है 6, दोनों मतलब कि इनको ऐड कर लो, प्रोडक्ट इनका सम इनकी प्रोडक्ट के बराबर है, तो मतलब कि ये इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको देख लो, -3 प्लस अगर -3 -2 जोड़ोगे और -1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, -6 है ना, माइनस वाली टर्म्स ऐड हो जाती है, -6 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे देखो -3 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे, +6 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब देखो +6 इंटू -1 तो क्या आएगा -6, इसका सम कर लोगे -6 आ रहा है, इसकी प्रोडक्ट कर लो -6 ही आ रही है। ओके देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन एक प्लस के नंबर में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया देखो +6। अब अगर इस प्लस के 6 की से मल्टीप्लाई कर लोगे, वैसे कि +6 इंटू -1 तो ये -6 ही आएगा, अगर किसी को इस बात पे कन्फ्यूजन हो रही है। ओके तो देखो मैंने आपको बता दिया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके चलो अब मैं एक बात आपको क्या बता रहा था कि कभी भी जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आए तो आपको ऐसे लेट नहीं करना, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे लेट करते, इनका सम निकालते, तो यहाँ क्या, यहाँ तो x × x + 1 × x + 2 चल रहा होता है, यहाँ 3x + 3। अब यहाँ से आप कैसे सॉल्व करते, नहीं कर पाते आप, क्योंकि यहाँ से कुछ भी ऐसे ना तो x की वैल्यू 0 आती, मतलब कि देखो एक x की वैल्यू बहुत, यहाँ से ऐसे कभी करना ही मत, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके
ओके, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से समझाया तो क्वेश्चन यही कह रहा है, देखो यूपीएससी में पूछा गया है, कोई ऐसा तो नहीं बहुत आसान क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, एक ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने हैं हमें जिनका सम उनकी प्रोडक्ट के बराबर हो। तो मैंने उन 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को ऐसे लेट कर लिया कि x - 1 x और x + 1 होंगे। अब इनका सम करोगे तो 3x आएगा, इनकी प्रोडक्ट कर लोगे तो ऐसे x इंटू में x² - 1। फिर मैं सारी टर्म्स को एक तरफ ले गया। अगर देखो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कॉमन कैसे ले लिया, सिंपल है, जैसे कि ये 3x को मैं ऐसे उधर ले गया था, ऐसे ही 3x को मैं उधर ले गया तो ये 0 के बराबर आ गया। ओके, अब देखो, अब अगर मैं इस पूरे में से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, x² - 1, और यहाँ क्या बच जाएगा, -3। -1 और -3 -4 हो गया था, और ये 0 के बराबर। ऐसे x की 3 वैल्यूज़ आ गई, जिससे ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई और हमारा आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। चलो ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन CDS 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, विच of the following statement is true। ओके, चलो पहली देखो, पहली स्टेटमेंट है, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ, क्यूब मतलब पावर 3, किसी भी नंबर की पावर 3 कर दो, ऑफ 3 consecutive natural numbers is divisible by 9। और दूसरी ओके, एवरी even power of every odd number greater than 1 when divided by 8 gives 1 as remainder। ओके, चलो ऑप्शंस वही है, आपको बस ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली सही है, पहला ऑप्शन होगा पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरा ऑप्शन दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरा ऑप्शन दोनों सही है और चौथा ऑप्शन दोनों गलत है। चलो ओके, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहले ये स्टेटमेंट है कि किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम 9 से डिवाइड हो जाता है। ओके, अगर आप इसको प्रूव करने गए तो क्या होगा, x का क्यूब और x - 1 का होल क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस x + 1 का होल क्यूब फॉर्मूला लगा देंगे, तो खुलने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्रूफ करना इसे। तो सबसे इजी तरीका तो यही है कि आप एग्जाम्पल उठा लो।
कि सबसे पहले तो कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स उठा लेते हैं। ओके, जैसे कि मैं कर रहा हूँ पहले स्टार्टिंग के 3 लगातार उठाने हमें, तो 1 2 3 उठा लेते हैं और उनका क्यूब करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये किसके बराबर आएगा? देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो देखो 27 में ये 8 + 1 ऐड कर दो तो 9 होता है। 27 + 9, तो अगर वैसे तो ये साफ दिख रहा है 9 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 27 + 8 कितना होगा? देखो 36 होता है। 36 9 से डिवाइड हो जाता है। चलो एक और देख लेते हैं, 2 का क्यूब प्लस ये 3 का क्यूब है ना, प्लस ये 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब 4 16, 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। चलो पहले 64 में 2 का क्यूब 8 ऐड कर लेते हैं, 72 हो गया। 72 में 27 ऐड कर दोगे तो कितना आ रहा है ये? 72 में 27 तो 99 आ रहा है। देखो 99 भी 9 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो मतलब कि ये तो हो रहा है। अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हो तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि x - 1 का होल क्यूब करोगे तो x, हाँ कुछ कटना तो चाहिए, बाकी डिफ़िकल्ट हो जाएगा बहुत। अभी आप एग्जांपल से देख लो कि अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी, अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहो तो ऐसे आप लगातार इंटीजर्स को ऐसे मान लो, x का क्यूब प्लस x क्यूब प्लस x + 1 का होल क्यूब के फॉर्मूला लगा दो, फिर इनको खोलो। तो चलो एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। अगर आप इन दोनों पे ध्यान दो तो बहुत कुछ कट जाएगा। जैसे कि चलो x, जो भी इसमें माइनस की टर्म्स आएंगी वो उसमें प्लस की होंगी, तो वो जो भी माइनस की आएंगी वो आप हटा सकते हो। जैसे कि x का क्यूब हो गया, अगर यहाँ भी तो मैं डायरेक्ट 3x का क्यूब लिख देता हूँ, है ना। क्या होगा? +3x, हाँ ये +3x हो जाएगा, जो +3x यहाँ से आएगा, +3x और ये 1 का स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, तो ये 6x हो जाएगा। ओके है ना, 6x हो गया। और जो माइनस का 1 का स्क्वायर आएगा इस +1 के स्क्वायर से कट जाएगा, और जो -3x स्क्वायर आएगा वो प्लस के 3x स्क्वायर से कट जाएगा, है ना। तो चलो मैंने ये x का क्यूब भी उठा लिया और इसको यहाँ से ऐड कर दिया, ये बच गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ये 3x कॉमन ले सकता हूँ, क्या बच जाएगा? ये x² + 2 बच जाएगा, है ना। चलो ओके, देखो ये अगर मुझे ये देखना है कि ये 9 से कटता है या नहीं, है ना। ओके, ये 3 तो दिख गया, 3 को तो चलो अगर हटा दो, और ये x × x² + 2, अगर ये 3 से डिवाइड होता है, मतलब देखो 100% फिर 3 का मल्टीपल बनेगा। चाहे मैं 1 को ले लूँ, 1 का, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो 1 का स्क्वायर + 2, ये 3 हो रहा है। देखो 3 का मल्टीपल 2 ले लूँ, 2 का स्क्वायर, और 4 + 2 6, 3 का मल्टीपल 3 ले लूँ, 3 ले लूँ तो ये चलो 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा, लेकिन ये तो 3 हो गया ना, तो ये पूरा तो 3 का मल्टीपल हो गया ना। तो देखो ऐसे तो क्वेश्चन एक ये भी बन गया, देखो कि देखो प्रूफ करते करते एक स्टेटमेंट आ गई कि ये जो x × x² + 2 है, ये हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। देखो क्या पता ये बात आपको कहीं यूज़ में आ जाए, है ना। अगर ये वैसे इसका मुझे प्रूफ नहीं दिख रहा कि कुछ ऐसी बात, जैसे कि कोई, हाँ मतलब किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके x × में, ओके चलो अभी हाल फिलहाल के लिए आप एग्जाम्पल से देख लो। जो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई, अब दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। चलो, एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ऑड नंबर, जो ऑड नंबर जो 1 से बड़ा होता है, ओके गिव्स 8, ओके व्हेन डिवाइड बाय 8 गिव्स 1 एज रिमाइंडर। अगर 1 भी इंक्लूड कर लेते तो भी 1 ही रिमाइंडर आता। पता नहीं क्वेश्चन ने हटाया क्यों है, ये CDS वालों से पूछना पड़ेगा। चलो अब इसको भी हिट एंड ट्रायल से चेक करते हैं। हमें ऑड नंबर्स लेने हैं और उनकी इवन पावर करनी है और उनको 1 से डिवाइड करना है। पहले वो एग्जांपल से चेक करेंगे, कोई किसी भी स्टेटमेंट को जो प्रूव करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। आप बस एग्जांपल से चेक कर लो कैसे। कोई भी एक इवन नंबर 1 से बड़ा, मैंने 3 उठा लिया, उसकी इवन पावर करनी है, मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया। 2 एक इवन नंबर होता है, क्या आया 9। 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। ओके चलो पहले पे सही हो गया। अगर मैं 3 की पावर 4 भी कर दूँ तो ये 3 की पावर अगर मैं 4 कर दूँ तो देखो ये 81 होता है ना। 81 को 8 से डिवाइड करोगे तो 80 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ओके चलो अगले उस पर चेक कर लेते, 5 का स्क्वायर देख लेते। 5 का स्क्वायर होता है 25। देखो 8 से डिवाइड कर लेंगे तो 24 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 या 24 होता है तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर। देखो यहाँ भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब
ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ओके, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो, इसको प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये लगभग इम्पॉसिबल सा ही है। तो ये तो आप छोड़ के चल लो, आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भी CDS 2019 में आया था। क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स M, N of positive integers, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, ओके यहाँ लिख लो सेटिस्फाई the condition that कंडीशन नहीं था, यहाँ पे इक्वेशन था। m² प्लस 105 बराबर है n² के। ओके, पहला ऑप्शन यहाँ 1, दूसरा ऑप्शन यहाँ 2, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे 3 और डी ऑप्शन यहाँ पे 4। चलो बताओ, देखो बस देखो, सिंपल है। आपको बस ये चेक करना है कि m और n के ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर्स वही सारे नेचुरल नंबर्स ले लो, 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। m और n की जगह अगर आप पॉजिटिव इंटीजर डालो तो किन किन वैल्यूज़ पे, मतलब कितनी वैल्यूज़ पे हाउ मैनी पेयर्स बोला है, पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, अब अगर आप कोई हिट एंड ट्रायल से कर रहा है, जैसे कि m की जगह 1 डाल रहा है तो 106 क्या होता है ना कि ये n की वैल्यू आ जाएगी √106। √106 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। ऐसे अगर आप m की जगह 2 डाल रहे हो तो ये कितना आ रहा है, ये n² की वैल्यू आ रही है 109, तो n की वैल्यू आएगी √109, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो मतलब कि बहुत टाइम लगेगा, तो आपको ये हिट एंड ट्रायल या ऑप्शन से आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, वो मैं बताता हूँ कैसे। सिंपल है, इस ये जो m² है उसको इधर ले आओ, 105 को इधर ही छोड़ दो, तो ये 105 क्या हो गया, ऐसे ये हो गया n² माइनस m²। ओके, चलो ये a² माइनस b² दिख रहा है आपको। a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये a और b की जगह n और m लिखा हुआ है, तो बस ये इस n² माइनस m² का क्या फॉर्मूला, क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी n माइनस m इंटू n प्लस m। तो बस देखो यहाँ ये n माइनस m हो गया और इनटू में क्या हो गया n प्लस m। अब देखो, अब देखो क्या है ना कि आप 105 को ऐसे उसके 2 मल्टीपल से ब्रेक करो, जो एक होगा n माइनस m के इक्वल, एक होगा n प्लस m के इक्वल, जिससे अगर आप n और m को की वैल्यू निकालो तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए। ऐसे कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ओके, चलो अभी देखो, सिंपल है, पहले 105 के फैक्टर्स बनाते हैं। पहला हो गया देखो आपका 1 इंटू 105 है ना, फिर हो गया आपका ऐसे देखो
भी जा रहा है 3 3 9 3 5 15, देखो 3 इंटू 35 हो गया। 5 से भी जा रहा है, 5 इंटू कितना होता है ये 21 है ना। देखो 9 से भी जा रहा है, नहीं 9 से नहीं जा रहा, सॉरी 9 से नहीं जा रहा, 10 से भी नहीं जा रहा, 15 से जा रहा है, 15 सत्ते 105, हाँ 7 से जा रहा था, सॉरी हाँ ओके। तो बस इससे ज़्यादा तो आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो देखो अगर आप यहाँ से इस मतलब कि ये जो भी 105 के फैक्टर्स आए हैं, देखो 1 इंटू 105 ये भी n माइनस एम इंटू एन प्लस एम के इक्वल होगा, और ये 3 इंटू 35 ये भी इसके इक्वल होगा। तो मतलब कि अगर चलो मैं एक पहला केस उठाऊँ, ये इसके बराबर है n माइनस एम इंटू में ये n प्लस एम, और अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो सिंपल है। वैसे आप ध्यान दो तो ये n प्लस एम और दोनों पॉजिटिव, ये n और m दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि जो n प्लस एम है ये ऑब्वियस ही बात है, एक 1 इंटू 105 में जो बड़ी वैल्यू होगी वो n प्लस एम के बराबर होगी, और जो n माइनस एम है ये ऑब्वियस ही बात है, दो पॉजिटिव नंबर को आप माइनस कर रहे हो तो छोटा नंबर हो जाएगा, तो वो जो छोटा नंबर है इन दोनों में से वो उसके बराबर होगी। अब क्योंकि देखो जो ये दोनों जब बराबर हैं तो इनको मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दिया ना, तो आप ऐसे इन दोनों ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस क्या हुआ है देखो, यहाँ से क्या आया, यहाँ से n माइनस एम 1 के बराबर आ गया, और यहाँ से n प्लस एम 105 के बराबर आ गया। तो देखो यहाँ से आप सॉल्व करके n प्लस एम, n और m की वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखो सिंपल है, मैंने आपको इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कैसे x माइनस वाई ए के इक्वल हो और x प्लस वाई बी के इक्वल हो, तो x की वैल्यू क्या होती है a प्लस बी बाई टू, वाई की वैल्यू क्या होती है a माइनस बी बाई टू। तो देखो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इन दोनों को ऐड करके आधा कर दो, और m की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को घटा के आधा कर दो। देखो हमें बस ये चेक करना है कि दोनों n और m की वैल्यू के पॉजिटिव इंटीजर होगी। जी हाँ बिल्कुल होगी। देखो n की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 106/2। देखो एक दोनों ऑड नंबर्स है, दोनों और दो ऑड नंबर्स को आप ऐड करते हो तो एक इवन नंबर आता है। इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि a प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। देखो ये जो जितनी भी इक्वेशन है ना, ये x ये ऐसे बनेंगी, x माइनस वाई बी के इक्वल है, x प्लस वाई ऐसे a के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या होती है a प्लस बी अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या होती है a माइनस बी अपॉन 2। तो बस जो n की वैल्यू है वो ऐसे आ जाएगी 1, यहाँ देखो a की जगह 1 लिखा हुआ है, b की जगह 105, तो अगर मैं यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालूँ तो ऐसे आ जाएगी, ये आ जाएगी 53, और m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये 52। देखो दोनों इंटीजर्स आ गई, तो मतलब कि ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये एकदम सही है। लेकिन क्या है ना कि आप ऐसे हर सारे पेयर्स को ऐसे n और m की वैल्यूज़ निकाल के चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब बस ये चेक कर लो क्या एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, क्योंकि आपको तो उस नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं। ये पहला पेयर तो हो गया, मतलब कि ये n और m की वैल्यू नहीं है, n और m की वैल्यू तो ये है, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है, इससे ये एक पेयर आ रहा है इससे, है ना। हम ये चेक कर लेंगे इससे एक पेयर आएगा क्या, इससे एक पेयर आएगा क्या, इससे एक पेयर आएगा। अगर सबसे आ रहा है तो 4 आंसर हो गया। ओके चलो, और वो कैसे आएगा देखो, वो ये कि जो n यहाँ ये इन दोनों की मल्टीप्लाई भी n माइनस एम इंटू एन प्लस एम के इक्वल है। जो छोटा नंबर है हम उसको इसके बराबर रख देंगे, जो बड़ा नंबर है उसको n प्लस एम के बराबर रख देंगे। ओके अब देखो हमें क्या बस n और m की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू इन दो को जोड़ के आधा करना है और m की वैल्यू इनको घटा के आधा करना है। अब देखो दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, अगर आप इनको बस क्या है ना कि जो अपॉन में जो 2 आएगा, ये जो अपॉन का 2 है जो ऐड करने पे बस यही डिसाइड करेगा कि ये जो है वो एक इंटीजर बनेगा या नहीं। क्योंकि अगर अपॉन में 2 बच गया तो डेसिमल में आ जाएगा। जैसे कि सपोज अगर ये a प्लस बी ऊपर एक ऑड नंबर बनता है जैसे कि 3/2, तो ये क्या होता है, ये होता है 1.5। ये देखो ये डेसिमल में चला गया, ये अब इंटीजर नहीं रहा। तो बस हमें ये चेक करना है कि जो a प्लस बी और a माइनस बी ये इवन बनेगा या नहीं। अगर ये इवन बन रहा है तो सही है, अगर ये ऑड बन रहा है तो गलत है। फिर ये क्या है ना कि m और n की इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, फिर ये हमारा पेयर पॉसिबल नहीं होगा। ओके चलो बस हमें ये चेक करना है। देखो अगर आप देखो ये दोनों ऑड नंबर है, इनको ऐड करोगे जब a प्लस बी आएगा तो एक इवन नंबर बन जाएगा ओपन, और इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर ही आएगा, 2 कट जाएगा क्योंकि इवन नंबर में 2 होता है, 2 कट जाएगा, इवन नंबर आएगा। ओके अगर आप माइनस करोगे, देखो 2 ऑड नंबर्स को आप माइनस करते हो तब भी एक इवन नंबर आता है, फिर इनको बाय 2 करोगे तो इवन नंबर में 2 छुपा हुआ होता है, वो 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि ये पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा है। और देखो इसको ऐड करोगे, दोनों ऑड नंबर से दोनों ऑड नंबर्स के आप ऐड करोगे तो एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो
एक इंटीजर ही आएगा क्योंकि इवन नंबर में 2 छुपा हुआ होता है। ओके, ये भी कर रहा है और ये भी दोनों ऑड नंबर्स हैं। ओके, अगर आप जानना चाहते हो कि देखो यहाँ से इससे तो मैंने n और m की वैल्यू निकाल दी। अगर आप यहाँ से जानना चाहते हो तो सिंपल है, मैं आपको बताया तो देखो, एक n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से 19 आ जाएगी और यहाँ और 16 आ जाएगी, है ना। और देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से 13 आ जाएगी। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 4 पेयर्स, ये 4 आंसर हो जाएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि n और m की वैल्यूज़ क्या होंगी। कहीं आप इन्हीं दोनों को n और m की वैल्यूज़ मान लो, ऐसा नहीं होगा। देखो n की वैल्यू 13 होगी, m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, m की वैल्यू होगी 8। ओके, और देखो यहाँ से m की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 11 और फिर माइनस करोगे तो 4 आ रही है। बस आप चाहो तो देखो यहाँ पे अगर ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इनको पुट करके देख लो। देखो m की वैल्यू 4 है, m अगर 16 इसमें ऐड कर दोगे तो 121 11 का स्क्वायर बन रहा है, n का स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देख लो। ओके, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, काफ़ी डिफिकल्ट है। देखो CDS में आसान क्वेश्चन नहीं आते, फिर से समझाया तो मैं आपको। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं m और n के जिनमें m और n एक पॉजिटिव इंटीजर्स हों और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, m और n की जितनी भी वैल्यूज़ हैं। ओके, देखो तो हमने क्या करा, अगर आप ऐसे अंदाजे से पुट करने लग गए तब तो नहीं होने वाला। हम क्या करते हैं, 105 को इधर छोड़ देते हैं और m को उधर ले जाते हैं, m स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। तो देखो यहाँ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ये हो गया n माइनस m इंटू n प्लस m। ओके, चलो ओके। अब देखो हमने 105 के सारे फैक्टर्स बना लिए और फिर उनको ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि देखो ये इसको भी 2 मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दिया और ये भी 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो देखो मतलब कि ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है और ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है ना कि देखो जब ये दोनों बराबर ही हैं तो इनकी ऐसे 2 टुकड़े भी आपस में बराबर हो सकते हैं, है ना। देखो हमने छोटा वाला से छोटे वाले के इक्वल रख दिया और बड़ा वाला से बड़ा वाले के इक्वल रख दिया और उससे n और m की वैल्यूज़ निकाल के देखिए, जी हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक पेयर बन रहा है। लेकिन देखो क्या है ना कि आपको हर केस में n और m की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये चेक कर लो क्या एक पेयर ये इससे पॉसिबल है वैल्यूज़ आना। जी हाँ, देखो दोनों ऑड नंबर है, इनको ऐड कर दोगे तो एक इवन नंबर आएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ निकाल के भी दिखा दी सारे। इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो ईजिली डिवाइड हो जाएगा, कोई भी मतलब कैसे डेसिमल में नहीं चलेगी कहानी। ओके, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि अगर ये तो 3 बता दिया, अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता जैसे कि 4 होता तो देखो यहाँ पे 2 आता, अगर यहाँ पे 6 डाल दूँ तो यहाँ पे 3 आएगा। ऐसे देखो इवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से। इसलिए मेरे कहने का मतलब है बस आपको इस पे चेक करना है। और देखो इवन नंबर कब ऐसे प्लस माइनस करके, जब या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो तभी ऐसे इवन बनेगा। ओके चलो, ओके चलो अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं, वो जो इसके जैसा ही है। ओके, क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूँ कि सेटिस्फाई द इक्वेशन, नहीं यहाँ पे कंडीशन कर लो। क्वेश्चन में अपनी तरफ से, और ये 105 की जगह आप 24 कर लो। हाँ बस मतलब कि क्वेश्चन मैंने बनाया कि हाउ मेनी पेयर्स नहीं, बस यहाँ पे हाउ मेनी वैल्यूज़ of m are possible, यहाँ मैं ऐसे एरो डाल के लिख देता हूँ, are possible such that m is
वही m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया अपनी तरफ से एडिट करके कि m के ऐसे कितने मान पॉसिबल है कि m जो एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि m स्क्वायर प्लस 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, ओके। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। चलो एक बार ट्राई करो इसको। ये CDS में नहीं आया, देखो क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है कि CDS में आया तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये वाला भी एक बार ट्राई करो। देखो मैंने क्या बताया कि m की, मैंने क्वेश्चन ये बोला कि m के ऐसे कितने वैल्यूज़ पॉसिबल है कि अगर m के स्क्वायर में 24 ऐड कर दो तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ओके। अभी देखते हैं, देखो तो मतलब कि ये जो देखो जितनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे कि 4 उसको मैं ऐसे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे कि 25 उसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 होता है उसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, उसको मैं ऐसे कोई भी नंबर k बोलता हूँ उसको k स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो देखो मतलब कि बस ये जो नंबर है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 24 ये भी किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि देखो m एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर लो एक पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, उसमें एक इंटीजर ऐड कर रहे हो तो भी एक इंटीजर ही रहेगा, और बोला है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो k भी एक इंटीजर ही हो गया, ओके। अब हमें क्वेश्चन में तो ये बोला कि m के कितने मान आएंगे, ओके। तो देखो ये भी जस्ट जैसे हमने पहले पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। 24 को इधर छोड़ दो और m को उधर ले जाओ, m स्क्वायर को, ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा दो k माइनस m और एक k प्लस m। आपको बस ये चेक करना है कि k और m के कितने वैल्यूज ऐसे आएंगे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, ओके। चलो अब 24 के फैक्टर्स बनाते हैं। क्या होगा, पहला होगा 1 इंटू 24, दूसरा होगा ऐसे 2 इंटू 12, तीसरा होगा 8 या 24 और 6 चौक 24, बस ये लास्ट होगा, है ना। अब देखो अब ये थोड़ा सा खास है क्योंकि ना पिछले क्वेश्चन में क्या था, जितने पेयर्स थे जितने फैक्टर्स थे उतने ही पेयर्स बन गए थे, लेकिन इसमें थोड़ा खास बात है क्योंकि देखो वही जो x प्लस वाई a के बराबर, x माइनस वाई b के बराबर, x की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2, y की वैल्यू a माइनस बी अपॉन 2 करके मैंने आपको बताया था। बस यहाँ से अगर आप k और m की वैल्यू निकालोगे ना, चलो k की वैल्यू छोड़ो, मतलब m की वैल्यू ही देख लो, m की वैल्यू ही देख लो, कोई बात नहीं, वो भी इसके हर केस में ऐसे पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगी। देखो मैं आपको बताया तो, जैसे कि इस केस में देख लो आप, ये जो 1 है वो k माइनस m के बराबर रख दो और k 24 जो है वो k प्लस m के बराबर रख दो। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो एक ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर के नीचे 2 आएगा तो एक डेसिमल में कहानी आएगी, इसलिए ये हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। ये दोनों इवन नंबर है, इनको ऐड कर लो माइनस कर लो इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर लोगे इवन इंटीजर ही आएगा, तो ये पेयर तो हो गया। और ये भी एक ऑड इवन का केस है, इनको ऐड कर लोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, माइनस कर लोगे ऑड नंबर आएगा, और अपॉन 2 कर लोगे तो इंटीजर नहीं डेसिमल में चला जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल है। हमारा आंसर बी ऑप्शन हो गया 2। अब देखो कैसे पॉसिबल नहीं है, मैं आपको करके बताया तो, पहला वाला केस ले लेते हैं। ये देखो k माइनस m 1 के बराबर हो गया और ये k प्लस m 24 के बराबर हो गया। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो वही k की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, k की वैल्यू आ गई आपकी 12.5, इंटीजर नहीं है। और चलो k की वैल्यू निकालनी भी नहीं थी हमें, तो m की वैल्यू बोली ना कि पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब m की वैल्यू निकाल लो, m की वैल्यू क्या है कि इन दोनों को घटा के आधा कर दो, घटा के आधा करोगे तो कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 11.5। देखो ये भी इंटीजर नहीं है क्योंकि जब इनको माइनस करोगे तो 23 आएगा, 23 को 2 से डिवाइड करोगे, वैसे 23 एक ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में ही आएगा, बस मैं वो बता रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए ये पेयर पॉसिबल नहीं है। यहाँ से अगर आप k और m की वैल्यू निकालना चाहो तो यहाँ से m की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। देखो ये भी यहाँ इस पेयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से भी इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसलिए खाली ये और ये 2 पेयर्स, इन्हीं 2 नंबर से 2 पेयर बन जाएंगे, लेकिन ये k और m और k की वैल्यूज़ नहीं है, बस ये 2 पेयर्स हैं। अगर आप वैल्यूज़ निकालना चाहो तो m की वैल्यू यहाँ से 5 आएगी और यहाँ से m की वैल्यू 1 आएगी, बस। हाँ, अगर 5 डालो तो 25 49 बन रहा है, 1 डालो तो 25 बन रहा है, ओके। चलो वैसे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा, अभी आज के लिए बस इतना ही। चलो
बस।